सो इश्यू ऑफ शेयर्स में अब हम एक और स्टेप लेने जा रहे हैं आगे, और यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट अपना जो चैप्टर है वो 50% कंप्लीट कर चुके हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने एक तो टॉपिक था हमारा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, और एक टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली हम ये तो सीख चुके हैं कि शेयर्स कैश में या अदर देन कैश में किस तरीके से इश्यू किए जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम और आती है शेयर्स के साथ, वो ये कि कई बार लोग हमारा पैसा नहीं देते। भाई पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कई बार जब हम लोग हमारा पैसा नहीं देते तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर तुम बैंक का लोन नहीं चुकाते हो, तुमने कोई कार लोन ले रखा है, कोई हाउस लोन ले रखा है, तो बैंक क्या करता है? फिर आपका वो एसेट छीन लेता है आपसे, और आपने जो भी पैसा उसको अब तक पे किया होता है, चाहे वो एज अ बुकिंग अमाउंट होता है, एज अ डाउन पेमेंट होता है, या कोई एक आपने इंस्टॉलमेंट भी दे दी हो अगर, तो वो सारा का सारा पैसा भी बैंक का हो जाता है, प्लस आपका एसेट भी उनके पास चला जाता है। यही होता है, शेयर्स वाले भी यही करते हैं। बिल्कुल कंपनी के अंदर भी यही किया जाता है कि जब हम अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, हम अलॉटमेंट मांगते हैं। देखो एप्लीकेशन तो हर कोई देता है, एप्लीकेशन के बाद ही तो शेयर होल्डर बनने की उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो एप्लीकेशन कोई ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। जो एप्लीकेशन नहीं दे रहा वो हमारा शेयर होल्डर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने अलॉटमेंट मनी मांगी, हमने कॉल मनी मांगी और लोगों ने वो हमें नहीं दी, तो उसके बाद हम लोगों को रिमाइंडर देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाता है। तो एक जो मिनिमम नोटिस पीरियड होता है वो होता है 14 डेज का। हम 14 डेज का एक नोटिस पीरियड उन्हें जारी करते हैं कि आपका जितना भी पैसा एरियर्स में चल रहा है, अगर आपने वो पैसा नहीं चुकाया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ है, अगर क्रेडिट ना, क्योंकि वहां पर वो आपकी एक लायबिलिटी थी कि आपने उनको शेयर्स दिए, बदले में उनसे पैसा लिया है। यहां आज आप उन्हीं शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हो, तो क्रेडिट को कैंसिल क्या करता है? डेबिट। तो आप यहाँ पे शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। सिर्फ उतने ही शेयर से जितने शेयर्स आपको कैंसिल करने हैं, इनटू कितने अमाउंट से? देखो अगर मेरा 10 का शेयर था, मैंने उनसे 8 रुपए ही मांगे हैं, मैंने 2 रुपए तो मांगे ही नहीं ना, तो उन 2 रुपए के बारे में तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो हमेशा मल्टीप्लाई भी किससे करना है? कॉल्ड अप से। अगर 10 में से 8 रुपए मांगे हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इस कॉल्ड अप अमाउंट में दो बातें होंगी। सपोज को शेयर था, 8 रुपए आपने मांगे, ये कॉल्ड अप हो गया। मैं कह रही हूं इस कॉल्ड अप में 6 रुपए मिल चुके हैं, 2 रुपए नहीं मिले हैं, तो आपको यहाँ पे उस 8 रुपए को बांट के दिखाना भी है, ठीक है। तो जो पैसा मिल गया होता है, मैंने कहा 8 में से 6 मिल गए हैं, तो जो पैसा मिल गया है ना, अब वो तो आपके लिए एक फायदा हो गया ना, आपके पास शेयर्स भी आ गए और आपने जो अब तक उनसे पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी आपके पास आ चुका है। तो आप एक न्यू अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड, कुछ भी बोल सकते हो। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? जो आपको रिसीव हो चुका है। ये हमने क्रेडिट इसलिए किया है, बेसिकली आप इसे अपनी इनकम भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जब तक ये शेयर्स दोबारा बिकेंगे नहीं ना, तब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए, क्योंकि हो सकता है बेचते टाइम हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई यहीं से की जाएगी, ठीक है। तो अलग से उस पैसे को हम इकट्ठा करके रखते हैं, जितने भी शेयर्स हम छीनेंगे उसके लिए हम अलग से इकट्ठा करेंगे पैसा, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से, ठीक। अब जो पैसा नहीं मिला, अब आपने कॉल ना हमेशा आप ड्यू करते हो, पैसे मांगते हो ना, सबसे पहले आप करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो आप वहां पर अपनी कॉल को ड्यू करते हो। आज वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको क्रेडिट करके क्या करते हो? खत्म करते हो। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 शेयर कॉल अगर कोई कॉल नहीं मिली, और कॉल्स इन एरियर्स, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको इसके नाम से एंट्री करनी होगी, ठीक है। मैंने आपको सारी बात समझा दी। बीच में एक प्रीमियम भी लिखा हुआ है मैंने, वो तो मैंने बताया ही नहीं। प्रीमियम का किस्सा क्या है? अगर क्वेश्चन, जब भी आप फोरफीचर का क्वेश्चन करें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन प्रीमियम का है या नहीं। अगर क्वेश्चन प्रीमियम का नहीं है तो इग्नोर करिए इसे। जब प्रीमियम है ही नहीं तो हमें लिखना क्यों है? बट अगर प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 2 बातों का ध्यान देना है। क्या प्रीमियम मिल गया है या प्रीमियम नहीं मिला है? अगर प्रीमियम मिल गया है तो भी इसे इग्नोर कर देना, इसको देखना ही मत, अगर मिल गया तो। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आपने ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी ओपन करके छोड़ा हुआ है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हो, बट मिलने थोड़ी वाला है, शेयर तो छीन लिया तुमने। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो इसको आपको डेबिट करके क्लोज करना होता है। अभी कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल गया या नहीं मिल गया है? मैं कह रही हूं कि 8 में से 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 1 रुपए ना उसमें प्रीमियम है, और मुझे अलॉटमेंट मनी मिली नहीं है, तो क्या प्रीमियम मिला होगा?
जब आपने प्रीमियम मांगा जिस कॉल पे, अगर वो कॉल ही नहीं मिली तो इसका मतलब आपको प्रीमियम भी नहीं मिला। तो अगर वो कॉल नहीं मिलती है तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो सिर्फ उसी केस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है। अगर प्रीमियम मिल गया है या क्वेश्चन प्रीमियम का है ही नहीं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल एंट्री है फॉरफीचर की, चाहे आपके शेयर्स पार पे हो चाहे आपके शेयर्स प्रीमियम पे हो। ठीक है, बस प्रीमियम का इस्तेमाल कब करना है, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अदरवाइज एंट्री आपकी विदाउट प्रीमियम ही चलेगी। ठीक है, ओके। अब जब आपने शेयर्स को प्रॉफिट कर लिया है तो इसको ना आप अपने पास रखते नहीं हो, हम इनको री इशू करते हैं। अब देखो, जब आपने पहली बार शेयर्स को इशू किया था ना तो हमने सिर्फ दो ही तरीके पढ़े थे शेयर्स को इशू करने के, पार या प्रीमियम। भाई नई चीज है, नई चीज या तो जितने की थी हमने उतने की बेच दी या फायदे में बेची, बट कभी भी नुकसान के बारे में नहीं सोचते वहां पर हम। लेकिन जब कोई चीज सेकेंड हैंड हो जाती है तो नुकसान के चांसेस होते हैं। तो यहाँ अब आपके शेयर सेकेंड हैंड नहीं हो गए हैं, आपने किसी से शेयर्स फॉरफिट करके अब आप दोबारा री इशू कर रहे हो ना उसे, आप उसे री इशू करने जा रहे हो तो सेकेंड पार्टी आ गई या नहीं आ गई। तो ऐसे में तीन केसेस बन सकते हैं री इशू के टाइम पे, या तो आपका शेयर जितने का था उतने का ही चला गया, री इशू के टाइम पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट के केस नहीं होता है, एक ही बार पेमेंट होती है, तो बैंक टू शेयर कैपिटल सीधे हमने दे दी, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं लिखना होता। अगर आपका शेयर्स री इशू के टाइम पे भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे चला गया, बहुत अच्छी बात है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो होता है, प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है उसको क्रेडिट करते हैं। बट अगर नुकसान पे चला गया, डिस्काउंट पे चला गया तो क्या दिक्कत है, पैसा है हमारे पास इकट्ठा किया हुआ, हमने जब शेयर्स छीने थे तो हमने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो अगर कभी नुकसान होता भी है तो उस नुकसान की भरपाई यहां से हो जाएगी। तो अगर नुकसान पे शेयर्स इशू करते हो, री इशू करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, री इशू की एंट्रीज क्लियर हो गई, बहुत सिंपल सा केस है। अब लास्ट एंट्री क्या कहती है, लास्ट एंट्री है गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, चाहे केस कोई सा भी हो, ये एंट्री करनी होती है लास्ट में, ये क्लोजिंग एंट्री है समझ लो आपकी। ठीक है, आप चाहे कोई से भी केस से एंट्री करते हो, आपको ये एंट्री करनी है अगर आपने शेयर्स री इशू कर दिए हैं तो। अब ये एंट्री कहती है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको री इशू के टाइम पे फायदा हो रहा हो, जितना पैसा आपने यहाँ इकट्ठा किया जरूरी थोड़ी उतने का ही नुकसान हुआ हो, है ना, हो सकता है कोई पैसा आपका बच गया हो, तो वो गेन ऑन री इशू आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, forfeited amount upon में forfeited shares into reissue shares minus loss on reissue। कितना पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, कितने शेयर्स पे किया था वो, इनटू अभी फिलहाल कितने शेयर्स री इशू कर दिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा हम सारे शेयर्स बेच दें, धीरे धीरे करके ही बेच सकते हैं, माइनस इन शेयर्स के री इशू पे कितना नुकसान हुआ आपको वो, तो ये अमाउंट आपका आ जाता है। तो ये सब अमाउंट गिवन होता है कि मतलब कितना लॉस हुआ, वो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक एंट्रीज बता दी हैं, आपको पूरी क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ ही आएगी, पर मैंने आपको लॉजिकली ये बता दी कि कौन सी चीज डेबिट और क्रेडिट हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं पहले। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each for the non-payment of allotment money of 30 per share and the first call of ₹20 per share. The second and final call of 25 has not been made. The forfeited shares were reissued for 90 per share, 75 paid up. हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ आ गया? चलिए अब इसे अपने तरीके से समझाती हूँ मैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 900 इक्विटी शेयर्स हैं जो हम फॉरफिट करने जा रहे हैं। ठीक है, ₹100 का एक शेयर है। ठीक है, उन्होंने कहा क्यों हम शेयर छीनने जा रहे हैं, क्योंकि ₹30 की अलॉटमेंट मनी, ₹20 की फर्स्ट कॉल, ये पैसा हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, और ₹25 की सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो हमने मांगी नहीं है। तो जो चीज मांगी नहीं है उसे तो हटा दो बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने जो शेयर्स छीने हैं वो इन दो कॉल्स की वजह से छीने हैं कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। आपने मांगा कितना पैसा, इसका मतलब 100 में से ₹25 तो आपने मांगे ही नहीं ना, तो आपकी कहानी 100 से नहीं अब 75 से शुरू होगी कि आपने ₹75 मांगे, 75 में से ₹50 आपको मिले ही नहीं, तो कितने मिल गए, इसका मतलब ₹25 आपको मिल गए। जब भी फोरफीचर करो ना, फोरफीचर रीइशू, यही पता लगाना है क्या मिल गया और क्या नहीं मिल गया। अगर आपने इस बात का पता लगा लिया, आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर तो बस 20% एंट्री का काम है। तो हमें पहली एंट्री करनी होती है, तो उसके लिए हमें यही जानना जरूरी है। अब री इशू की क्या बात है उसे हम बाद में एक बार और देखेंगे, पहले फॉरफिट कर लेते हैं।
तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी भाई, इक्विटी शेयर्स है ना, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? बात तक नहीं हुई तो हमें भी बात नहीं करनी उससे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हो, 900 शेयर्स। ठीक है, कितना पैसा मांग चुके थे जो उन्होंने नहीं दिया, 75 रुपए पूरे मांग लिए थे आपने, तो 67,500 रुपीज आपने मांगे थे टोटल। ठीक है, अब फॉरफिटेड शेयर्स में वो पैसा आता है जो मिल गया। कितना पैसा मिल गया है, सिर्फ 25 रुपए, तो ये हो गया आपका 22,500। ठीक है, और क्या क्या नहीं मिला भाई, 900 इंटू अलॉटमेंट कितने की है, 30, 27,000, और आपकी फर्स्ट कॉल कितनी है, 900 इंटू 20, 18,000। तो ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री, being 900 shares forfeited for the non payment of allotment and first call। नरेशन क्लियर? अब री इशू की बात करते हैं। भाई देखो, री इशू में उन्होंने ये बोला these shares were reissued at 90 per share for 75 paid up, ये बोला। अब एक बात ना बिल्कुल गांठ बांध लेना और अपने माइंड में फिट कर लेना, जहां पर भी पेड अप, री इशू के टाइम पे पेड अप अगर कॉल्ड अप लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शेयर्स इतने के दिए हैं, शेयर कैपिटल में इतना पैसा ट्रांसफर किया है, यानी कि जो आप अपने शेयर होल्डर को सामान दे रहे हो ना, वो सामान की कीमत तो इतने की है, बट आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपको उन्होंने कितना दे रखा है, 90 पर शेयर। आपने शेयर तो 75 रुपए का दिया है, पैसे उनसे 90 रुपए लिए हैं, तो फायदे में हो तुम नुकसान में? एज अ कंपनी आप फायदे में हो भाई, सामान तो 75 का जा रहा है, पैसे 90 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे ये जो फायदा है, इस फायदे को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस पता लग गया कि आपने 75 का शेयर 90 पर शेयर में इशू कर दिया, तो पैसा आपके पास 90 के हिसाब से आएगा या 75? बिल्कुल, फायदा है तो 90 के हिसाब से आएगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आपने 900 शेयर्स री इशू करे हैं 90 के हिसाब से, तो 81,000 शेयर में, लेकिन आप 75 के हिसाब से पैसा डालोगे तो 67,500, 15 रुपए का हुआ आपको फायदा, जो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि 13,500। क्लियर? ओके। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी कि चाहे आपका कोई सा भी केस हो, आपको लास्ट में एक एंट्री करनी होती है, तो वो एंट्री है आपकी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट निकाला कैसे जाता है, इस अमाउंट को निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, बट उस फॉर्मूले का इस्तेमाल पता है कब करना है, जब आपने जितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं उससे कम री इशू करे हो। यहाँ तो हमने 900 ही फॉरफिट किए, 900 ही री इशू कर दिए, तो आपका अमाउंट डायरेक्टली निकलेगा। आपने कितना फायदा यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, 22,500। क्या आपको री इशू के टाइम पे कोई नुकसान हुआ है? तो ये सारा का सारा आपका फायदा हो गया है 22,500, और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। So X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid the application money of ₹5 per share for the non-payment of allotment money of 5 per share including premium। तो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी ना एक साथ, चलो थोड़ा सा इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो आपको बताई गई वो ये, that X Limited forfeited 100 shares। जो आपके काम की बात है वो ये कि 100 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, और किस तरीके से, 10 रुपए का एक शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो भाई 10 का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो हमें तो कॉल्ड अप से मतलब होता है। अब जानते हैं कि इस कॉल्ड अप में से कितना पैसा मिल गया और कितना नहीं मिला। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अच्छा, ये जो 8 रुपए कॉल्ड अप है ना,
ये जो हमारा शेयर था ये 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया था, विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। इस 8 में से 5 रुपए की तो एप्लीकेशन मनी थी जो कि हमें मिल चुकी है, एंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 3 रुपए और 5 रुपीज की अलॉटमेंट मनी थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये नहीं मिला है। तो यहां तक हमें क्वेश्चन के अंदर पता चला कि 100 शेयर छीने गए हैं, 10 का शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था, 8 रुपए कॉल्ड अप है, और 8 में से 5 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, और 3 रुपए की देखा जाए तो अलॉटमेंट मनी है, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के अलग से है। ठीक है, आगे लिखा है आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय फॉर 7 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप। ये फिर से फॉर जो 7 पर शेयर लिखा है ये एक्स्ट्रा लिखा है, मिसप्रिंट है, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतने तक का ही है, फॉर 7 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप। मतलब अब कॉल्ड अप से क्या मतलब है, पेड अप जहां पर भी लिखा हो तो ये समझ जाना कि शेयर इतने का है। 8 रुपए का शेयर आपने कितने में रीइश्यू कर दिया है, 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया, तो 1 रुपए का आपको क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, तो बेचे आपने कितने शेयर है, पहली बात तो 70, ठीक है, और वो भी कैसे, 8 का शेयर 7 में बेच दिया, 1 का क्या हो गया, लॉस। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो प्रीमियम का, आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि क्वेश्चन में प्रीमियम है, आपको ये देखना है पहले कि क्या प्रीमियम आपको मिल चुका है। अगर क्योंकि प्रीमियम मिल गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे था और अलॉटमेंट ही नहीं मिली, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री करनी है, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले अपनी जो जनरल एंट्री है सिंपल वो करते हैं। जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो डेबिट करना होता है, तो आप यहाँ लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, और यहां पर आप एक न्यू अकाउंट ओपन करते हो जिसमें कौन सा पैसा आता है, कौन सा पैसा होता है, वो पैसा मिल गया है। ठीक है, और जो पैसा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई सबको। अब बारी आती है अमाउंट की। लॉजिकली चीजों को समझोगे तो कभी भी अमाउंट गलत नहीं करोगे। आप कितने शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हो, 100 शेयर्स को। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना पैसा मांग लिया है, मांगा कितना है, सिर्फ 8 रुपए, तो 8 रुपए से ही तो कैंसिल कर पाओगे, 800। इन्हीं 100 शेयर्स पे कितने का प्रीमियम नहीं मिला, 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है। यहां कौन सा पैसा आता है, जो मिल गया है। 100 शेयर्स पे आप कहते हो एप्लीकेशन मनी मिल गई है तो 500, और अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ नहीं मिली तो इसलिए 100 × 5। आगे बराबर। चलो, अब अगला काम क्या करना है, 70 शेयर को रीइश्यू करना है। कैसे, 8 का शेयर 7 में बेचा गया, नुकसान है। अब आपको पता है शेयर इश्यूड एट लॉस की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जो रीइश्यू के टाइम पे नुकसान होता है वो इसी अकाउंट से पूरा किया जाता है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल। ठीक है, 70 शेयर बेचे 7 रुपए के हिसाब से 490, 70 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान हुआ 70 शेयर 8 रुपए के हिसाब से गया। 70 शेयर्स को हम, आपने कैपिटल कितने की दी है, 8 का शेयर दिया आपने, तो टोटल कितने हो गए, 560। यहाँ तक क्लियर। अब आपको लास्ट एंट्री किस चीज की करनी होती है भाई, जिन शेयर्स को आप रीइश्यू कर चुके होते हो उनका अगर कोई गेन रह गया है रीइश्यू के टाइम पे तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है भाई, क्योंकि अभी कुछ शेयर्स बाकी है। आपने जिन शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है उनको रीइश्यू भी कर दिया है ना, बट जिन शेयर्स को आपने अब तक रीइश्यू नहीं किया, आप उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपको निकालना होगा कि कितना पैसा हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। कैसे निकालते हैं, देखो आपने कितना पैसा फॉरफिट कर रखा है, 500 फॉरफिट कर रखा है, कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे, बट आपने बेचे तो सिर्फ 70 ही है ना, माइनस आपको लॉस कितने का हो चुका है, 70 का ही। तो बताओ भाई, 350 माइनस 70, 280 का प्रॉफिट हो गया। सो क्वेश्चन इज, अ शेयर ऑफ ₹100, अ शेयर एक ही शेयर है, of ₹100 issued at a premium of 10 on which 80 was called including the premium
and 60 including the premium was paid has been forfeited. These shares were afterward reissued as fully paid up for ₹70. सिर्फ एक ही शेयर की बात हो रही है कि कोई एक शेयर है हमारे पास, 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम, हमने उस पे 80 रुपए मांगे इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 70 + 10 रहा होगा। हमें प्रीमियम सेपरेट ही रखना होता है हमेशा। अब उन्होंने कहा कि 70 में से 60 वॉज पेड, 80 में से 60 वॉज पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब आपको 50 तो ये वाले मिले हैं और 10 ये वाले मिल चुके हैं। ठीक है, तो जो मिल गया है उसे तो भाई हटा दो, उससे में मतलब नहीं है। अब बात आती है कि 70 में से 50 रुपए दे दिए, तो कितने नहीं दिए भाई? 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद आपने इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है फुल्ली पेड पे। फुल्ली पेड का मतलब है अगर एक शेयर 100 का है तो 100 का शेयर आपने 100 पे ही बेचा, सामान आपने 100 का ही दिया है, लेकिन 70 रुपए में। 100 का शेयर आपने 70 में दे दिया, तो सीधे सीधे आपको 30 रुपए का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? अब इस केस में मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन प्रीमियम के थे, यहां प्रीमियम मिला ही नहीं था, हमने देखा अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला, उन्होंने कहा कि प्रीमियम मिल गया है, तो अब क्या डिफरेंस आएगा? सबसे पहले बेसिक एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जस्ट बिकॉज प्रीमियम मिल चुका है, बिल्कुल इग्नोर करना, हमें लिखना ही नहीं है। तो 2 forfeited shares account 2, क्या नहीं मिला? उन्होंने नाम बताया क्या? कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला, तो हम अपने पास से नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जब आपको ना पता हो ना कि क्या चीज नहीं मिली है, तब भी कॉल्स इन एरियर्स यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या नहीं मिला। उसके बाद एक ही शेयर है ना, और आपने उस पर कॉल्ड अप कितना किया था? प्रीमियम नहीं देखना है, कितना कॉल्ड अप है? 70, क्योंकि 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम था, और 70 में से कितना पैसा मिल चुका है? सीधे सीधे 50, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और कितना नहीं मिला है? 20। बात समझ आ गई? उसके बाद सेकेंड एंट्री, बेचने की, आपने लॉस पे बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2, क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल, उन्होंने कहा शेयर तो 100 रुपए का ही दिया है, पैसे सिर्फ 70 रुपए आए हैं, 30 का नुकसान हो गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे शेयर्स बेच दिए यहाँ आपने, सारे, एक ही तो था यार, एक ही तो था, एक का एक शेयर आपने बेच भी दिया, तो इसका मतलब तो पैसा कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा जितना भी बचेगा। तो भाई आपके पास टोटल कितने पैसे थे? 50। कितने का नुकसान हो गया? बचे कितने? 20। हो गया कंप्लीट। समझे? समझ आ गए दोनों क्वेश्चन, प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। आप लोगों ने फोरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर सीख लिया है। ठीक है, आपने ये सीखा कि जब हम रीइश्यू करते हैं तो उस टाइम पे जो शेयर है वो डिस्काउंट पे या लॉस पे भी रीइश्यू हो जाता है, बट हमने एक चीज नोटिस नहीं करी कि कितना डिस्काउंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि जब भी हमें डिस्काउंट हो रहा होता था रीइश्यू के टाइम पे, तो हम एक एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट forfeited shares account debit to share capital, यानी कि जब भी लॉस हो रहा है या जब भी डिस्काउंट आ रहा है तो हम एक नया अकाउंट जो हमने फोरफीचर के टाइम पे ओपन किया था टू forfeited shares के नाम से, उसको डेबिट कर रहे हैं। याद करो फोरफीचर की एंट्री क्या होती? फोरफीचर की एंट्री थी, अगर मैं शॉर्ट पे फटाफट लिखूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो आप ये एंट्री करते हो जनरली, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड या प्रीमियम है ही नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स। भाई ये वाले अकाउंट और ये वाले अकाउंट को तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग से जानते हैं, जब से हमने शेयर्स पढ़ना शुरू किया। हमने ये वाला अकाउंट सिर्फ और सिर्फ शेयर फॉरफीचर के टाइम पे पढ़ा कि जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तब इस नए अकाउंट को ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शेयर को हमने फॉरफिट किया है उस पर हमने कुछ पैसा रिसीव करके रखा हुआ है, और जो पैसा हम रिसीव कर चुके हैं उसको हम सेपरेट अकाउंट में यहाँ पे लिख कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब इन शेयर्स को हम बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं पता कि हो सकता है ये जितने का है उतने के बिक जाए, हो सकता है फायदे में बिक जाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नुकसान में बिक जाए। तो हम क्यों अपने शेयर्स पे नुकसान करें जिन शेयर्स को हम ऑलरेडी एक बार इश्यू कर चुके हैं? तो इसीलिए हमारे पास ये एक अकाउंट ओपन है कि जब भी हमें रीइश्यू के टाइम पे कोई लॉस होगा तो इस वाले अकाउंट से उसको हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे। तो जब भी आपने लॉस में शेयर्स को रीइश्यू किया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट
और जितने से नुकसान हुआ उतने से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां से आपने पैसा निकाल लिया। पर कितना डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं? क्या कभी आपने ऐसा देखा कि सपोज यहां पे तो 10 रुपए है, यहां पे 10 रुपए है, लेकिन यहां आपने 11 रुपए लिखे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ, हमारा कंपनीज एक्ट हमें परमिट ही नहीं करता ये चीज। उसने हमें बता रखा है कि देखो, जब आप पहली बार शेयर्स इश्यू करते हो ना, फर्स्ट टाइम, तो आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते। हमारा सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें अलाउड ही नहीं करता कि आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करो। बस सेक्शन 54 अलाउड करता है, वो भी किस केस में? स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, कि आप सिर्फ अपने कंपनी के हार्डवर्किंग एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो मार्केट रेट से कम रेट पर, इसलिए वहां अलाउड है, लेकिन पब्लिक को नहीं दे सकते। सेक्शन 53 बिल्कुल अलाउड नहीं करता, ठीक है। लेकिन री इश्यू के टाइम पे ये काम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि री इश्यू के टाइम पे आपके पास पैसा रखा है उस नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है, लेकिन जितना पैसा है सिर्फ उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो हमें कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट सेट कर दी है कि आप री इश्यू के टाइम पे हम तुम्हें मना नहीं कर रहे कि आप डिस्काउंट पे इश्यू मत करो, कर दो, री इश्यू आप कर सकते हो डिस्काउंट पे, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी है? द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स। आप सिर्फ उतना ही डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो जितना आपके फॉरफिचर अकाउंट में रखा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 रुपए हैं तो सिर्फ 10 रुपए तक का ही आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। उसको 10 रुपए का शेयर है, 10 में से 3 रुपए मिल गए और हमारे पास 7 रुपए नहीं मिले। सीधी सी बात, 10 में से 3 मिल गए, 7 नहीं मिले, तो जितने मिल चुके हैं वही है आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। और अब बात आती है, फिर ये तो बात समझ आ गई। अब दूसरी बात आती है कि चलो आपने ये तो बता दिया कि डिस्काउंट कितना अलाउड कर सकते हैं, मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब सीधे सीधा आप यहां पर देखो, अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि 10 में से 3 रुपए मिल गए हैं और इतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो, अगर 10 में से तुम 3 का डिस्काउंट दे दोगे तो कम से कम तुम्हें शेयर कितने का इश्यू करना पड़ेगा? 7 का। तो इसका मतलब मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी होती है कि जितनी भी आपकी फेस वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर, या मैं इसको बोल दूं अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर लिखना, लेकिन ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, ठीक है। जैसे कि आपकी फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, 10 में से 3 रुपए पर शेयर आपको मिल चुका है, तो कितने की आपकी री इश्यू प्राइस होनी चाहिए? 7, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर पूछा भी गया है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर वर्बली हो जाएगा 55, पेज नंबर 8.128. A share of ₹10 originally issued at par on which application and allotment money of ₹5 was received. तो वो कह रहे हैं कि 10 में से 5 रुपए आपको मिल चुके हैं और 5 रुपए फिर क्या होंगे? नहीं मिले होंगे। तो पूछ रहे हैं कि बताओ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 5 रुपए का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, और री इश्यू प्राइस कितनी होगी? 5 ही, क्योंकि 10 में से 5 गए, 5 ही आएगा। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा a share of ₹10 originally issued at a premium of ₹1. 10 रुपए का शेयर था, लेकिन 1 रुपए का साथ में अब प्रीमियम भी है, on which application and allotment money including the premium was received. और कितने की है वो मनी? 5 रुपए की। अब वो कह रहे हैं कि आपको इसमें से 5 रुपए मिल गए हैं इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब बताइए कि कितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। फेस वैल्यू में से देखना होता है आपको 10 में से, देखो प्रीमियम को तो हम अलग लेकर चलते हैं, प्रीमियम का अकाउंट अलग चलता है, प्रीमियम से हमारा डिस्काउंट को कोई लेना देना नहीं होता। 10 में से बेसिकली आपको 4 रुपए मिल गए हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो वो कितने का अलाउड कर सकते हो आप? 4 का। तो अगर आप यहाँ पर देखो 10 में से 4 रुपए आपको मिल गए हैं, तो कितने नहीं मिले हैं? 6 रुपए आपको नहीं मिले हैं। तो मिनिमम री इश्यू प्राइस कितनी रही आपकी? वो रही आपकी 6, ठीक है। A share of ₹10 originally issued at a premium of ₹1 on which application allotment money excluding premium of 5 was received. अब इसी को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके बोल दिया। क्वेश्चन यही है, 10 का शेयर है, 1 रुपए का प्रीमियम है, अभी भी 5 रुपए मिले हैं बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम।
पूरे 5 रुपए मिल गए हैं। इसका मतलब अब प्रीमियम कहां पर होगा, यहां पर रहा होगा। तो यहां पर आप अगर 6 रुपए लिख रहे हो तो ये 5+1 है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 10 में से 5 मिल गए हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम तो हम वैसे भी नहीं देखते हैं, तो सीधी सी बात है 10 में से 5 मिल गए तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 का है। मिनिमम री इशू प्राइस कितनी रहेगी? 6। नो, प्रीमियम क्यों देख रहे हो? मिनिमम री इशू प्राइस है, तब भी हमें प्रीमियम नहीं देखना भाई। 10 में से 5 नहीं मिले ना, तो वो 5 ही हमारी क्या है, मिनिमम री इशू प्राइस। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, फेस वैल्यू, मैंने कहीं नहीं लिखा प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू। देखो हालांकि ना आप री इशू का गेन निकालना सीख चुके हो, याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसको कैलकुलेट करने का, कि कैसे कैलकुलेट करते हो। आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू री इशू शेयर्स माइनस लॉस ऑन री इशू। आप यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हो कि कभी भी लास्ट वाली जो एंट्री करनी होती है हमें, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, वो कैसे निकाला जाता है। बट जब क्वेश्चन पूरा हो तब तो आपको ये काम करना आता होता है। बट पता है क्या होता है, जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना और सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब कैलकुलेशन कैसे करें। अब क्या पहले वो सारी पहले 3 एंट्रीज करके देखे फिर कैलकुलेट करें? नहीं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन को भी 3 नंबर की तरह सॉल्व कर रहे हो। वो हमारी बेवकूफी है, फिर हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और फिर हम कहते थे कि पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं होता, हम उसे लेंदी खुद करते हैं, ठीक है। तो देखो फिर ऐसे क्वेश्चन जब सेपरेटली आते हैं 1 नंबर के लिए, सिर्फ एक ही चीज आपसे पूछी गई है, तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 59। एक ही क्वेश्चन है, उसी के अंदर 2 पार्ट्स है हमारे पास। क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो पहले पार्ट में लिखा है 3000 shares of ₹10 each of Rakesh were forfeited by crediting the 5000 to forfeited shares account। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमने राकेश के 3000 शेयर्स को फॉरफिट किया, और जब फॉरफिट किया तो आपको याद है ना, आप एंट्री करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड, क्रेडिट करते हो ना, उस क्रेडिट का इन्होंने आपको अमाउंट दे दिया है कि आप फॉरफिटेड शेयर्स में आपके पास क्रेडिट साइड में कितना पैसा है, 5000 आपके पास है। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर री इशूड टू मोहन फॉर 9 per share as fully paid up। अब हुआ क्या, टोटल आपने कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 3000 है ना, 3000। 1800 को आपने री इशू किया। अब कैसे री इशू किया? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर था बट 9 रुपए में आपने दे दिया, 1 रुपए का हुआ आपको नुकसान। तो भाई आप यहां लिखोगे लॉस ऑन री इशू। कैसे निकालोगे? 1800 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से आपको नुकसान हुआ। तो बेसिकली कितने का नुकसान हो चुका आपको? 1800 का। अगर मुझे अब गेन निकालना है तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं अब निकाल सकती हूँ, मेरे पास सारी चीजें हैं गेन ऑन री इशू निकालने के लिए। अमाउंट फॉरफिटेड, यही तो है अमाउंट फॉरफिटेड, 5000। कितने शेयर्स पे? 3000 शेयर्स ही तो आपने फॉरफिट किए हैं, इनटू री इशू शेयर्स कितने हैं? री इशू शेयर्स हैं आपके 1800 माइनस लॉस ऑन री इशू 1800। तो बताओ भाई कितना आएगा? तो ये आ गया आपका 1200 रुपए। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। Z Limited forfeited 20 shares of 100 each, 60 called up, issued at par to Shiv on which he paid ₹20 per share। अब यहां क्या हुआ, आपने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया है, ठीक है। शेयर कितने का है? शेयर तो 100 रुपए का है, बट कॉल्ड अप कितना है? 60 आपका कॉल्ड अप है, तो हमें कॉल्ड अप को देखना होगा। उसमें से वो कहते हैं ऑन विच 20 पर शेयर वाज पेड, 60 में से 20 रुपए मिल चुके हैं, तो भाई कितने नहीं मिले होंगे? 40 नहीं मिले होंगे। आउट ऑफ दीज 50 शेयर्स वर री इशूड, सॉरी, आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड, आपने 15 शेयर को री इशू किया है टू राजेश एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। 60 पेड अप यानी कि आप 60 रुपए का सामान दे रहे हो 45 रुपए में। फायदे में दे रहे हो, नुकसान में? नुकसान में ना। आप 60 की चीज 45 में दे दी, ठीक है। तो 15 का हो गया आपको लॉस।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मुझे आसानी से पता चल रही है मैं वो कैलकुलेट कर लेती हूँ, लॉस ऑन री इशू। तो 15 शेयर्स पर 15 का ही लॉस हुआ, तो टोटल लॉस हो चुका है 225 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए कि कितना पैसा मेरे पास है इस टाइम पे फॉरफिचर शेयर में। तो भाई ये जो पैसा आपको मिल चुका है यही तो होता है फॉरफिटेड अमाउंट। तो आप निकाल लो ना फॉरफिटेड अमाउंट कि आपके पास 20 शेयर्स थे, उसके ऊपर आपको 20 रुपीज ही मिले हैं, तो कितने पैसे मिल चुके हैं? 400। अब आपके लिए काम आसान हो चुका है गेन ऑन री इशू निकालने का। आपने अमाउंट कितना फॉरफिट कर रखा है? 400। कितने शेयर्स पे? 20 शेयर्स पे। जबकि आपने री इशू कितने करे? 15। नुकसान कितने का हुआ? 225 का। तो ये आ गया आपका 75। इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो, अब मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन कराया कि गेन ऑन री इशू निकालो, तो जरूरी नहीं है गेन ऑन री इशू ही पूछे, वो गेन ऑन री इशू दे भी सकते हैं और आपसे लॉस ऑन री इशू पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे लॉस ऑन री इशू पूछ लिया तो भाई देखो बाकी चीजें दे देंगे वो। जैसे मैंने कह दिया कि वो गेन ऑन री इशू दे देंगे, यहाँ की चीज भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए कि वो कुछ भी पूछ ले, हमें पता है। क्लियर?